हेलो स्टूडेंट्स। आप पढ़ रहे हैं गोपाल शर्मा से फिजिक्स, वो भी सरल तरीके से। हमने पिछले लेक्चर में आपको डायपोल पर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला बताया था और उसके दो यूज़ करके दिखाए थे कि एंड ऑन पोजीशन में अगर दो डायपोल रखें तो उनमें कितना फोर्स लग रहा होगा, और अगर एक डायपोल के ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पर दूसरा डायपोल रखा है और दोनों केसेस में दोनों डायपोल पैरेलल थे, एक बार एक्सिस पर एक बार इक्वेटर पर। उसके फॉर्मूले हमने बता दिए थे आपको, जो आते रहते हैं, कई कंपटीशंस में देखे गए हैं। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स पढ़ेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ। ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं बनाएंगे इसको, छोटे छोटे पार्ट में इसको बनाएंगे, आधा आधा घंटे के लेक्चर में इसको हम डिवाइड कर रहे हैं जिससे कि दिक्कतें कम हो। आप लोगों को जो भी डाउट्स हैं वो आप टेलीग्राम पर एजुमाइन क्लासेस से जुड़ सकते हो और उस पर आप डाउट अपने डाल सकते हो। तो मैं आपको सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बता दूं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहाँ मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। आप सिर्फ चीज़ों को याद करने की कोशिश करोगे तो चीज़ें याद नहीं होती हैं, उनके पीछे की एक स्टोरी है जो उनको याद करने के लिए ज़रूरी होती है। जब हम उस स्टोरी को जान लेते हैं तो आपको ये बता दें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया और फैराडे ने फ्लक्स के बारे में क्यों बात करी। तो आप अगर फिजिक्स के बेस पे जाओ तो कोई भी चीज़ उसमें इमेजिनरी नहीं होती, एवरीथिंग इज रियल। लेकिन यहाँ तो फैराडे ने जो है फील्ड लाइंस जो पढ़ाई थी, बताई थी, वो कैसी थी, इमेजिनरी थी। अब वो फंस गया यहाँ पर आकर के कि फील्ड लाइंस तो इमेजिनरी हैं, अब इनकी काउंटिंग कैसे हो। अगर उनकी काउंटिंग नहीं हो रही है तब तक वो फिजिक्स में नहीं स्टडी हो पाएंगी। तो काउंटिंग करने का मेथड डेवलप किया गया, काउंटिंग करने के लिए जो कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया, दैट वाज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और उसने क्या कहा, सिंपली मैं आपको समझा देता हूं इस चीज को। कोई भी सरफेस है, उससे जितनी भी कोई भी सरफेस है उससे जितनी भी फील्ड लाइंस, इस सरफेस का एरिया वेक्टर है, फील्ड लाइंस तो फील्ड लाइंस ये हैं, ये एंगल थीटा है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इन जितनी लाइन फील्ड लाइन से पास हुई उनकी काउंटिंग। अब देखो ये इमेजिनरी है, ये इमेजिनरी है, फील्ड लाइंस इमेजिनरी है, तो उनकी काउंटिंग कैसे होगी। तो फिर दोबारा से जिस कॉन्सेप्ट को वो रियल से वर्चुअल की तरफ लेके गया था, फिर दोबारा से देख लीजिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में ये जो डायग्राम उसने बनाया उसमें हमने ये ड्रॉ जो किया है इसमें हमने फील्ड लाइंस दिखा दी हैं। तो एग्जैक्टली वो ये चाह रहा था कि भाई जो हमने फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट दे दिया था वो इमेजिनरी फील्ड लाइंस थी, अब उनको हम रियलिटी में कैसे दिखाएं। तो ये तभी पॉसिबल है कि किसी भी रियलिटी को प्रैक्टिकल बेस पे दिखाने का कोई तरीका डेवलप करें। तो उसने इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसने कहा कि इनकी काउंटिंग करें। अगर इमेजिनरी है तो काउंटिंग कैसे होगी भाई, इमेजिनरी कितनी भी ड्रॉ हो सकती है, तब भी उसने काउंटिंग की।
उस इमेजनरी चीज को भी एक रियलिटी का फॉर्म में वो लेके आया। किससे? जैसे फील्ड लाइन को उसने इमेजनरी बोला, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड रियल है, फील्ड स्ट्रेंथ रियल है, लेकिन फील्ड लाइंस इमेजनरी है। तो उसने कहा इस इमेजनरी को भी फील्ड स्ट्रेंथ की हेल्प से ही रियलिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो उसने क्या कहा, और ये कॉन्सेप्ट बड़ा थियोरेटिकल जो कॉन्सेप्ट है वो भी बड़ा इमेजनरी है। टोटल नंबर, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ये थी काउंटिंग कैसे हो, ऑफ फील्ड लाइंस passing through a surface is called electric flux. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। अब लोग पूछने लगे कि भाई ये काउंट कैसे होगी। तो उसने एक और बात क्या कही कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को अगर हम फील्ड लाइन सरफेस डेंसिटी एज्यूम कर लें तो जो वो इमेजिनरी कॉन्सेप्ट था फील्ड लाइंस का वो भी बिल्कुल रियल पिक्चर शो करने लग जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए। यहां से फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। मैं अभी और बातें इसमें समझाऊंगा, काम की बातें सब। ई ए कॉस थीटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये एरिया था। ई इज इक्वल टू हो गया फाई अपॉन ए कॉस थीटा, फाई अपॉन ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जो इसके एरिया का कंपोनेंट है। ए कॉस थीटा क्या है? एरिया परपेंडिकुलर टू फील्ड, परपेंडिकुलर टू फील्ड लाइंस। यानी ये क्या है? फ्लक्स डेंसिटी। उसने एक नया रियल कॉन्सेप्ट डेवलप कर दिया जिसका नाम डाल दिया फ्लक्स, और उससे मिलने वाली फ्लक्स डेंसिटी को वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कहने लगा, जिससे कि और फ्लक्स की डेफिनेशन वर्चुअल थी, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। तो एक इमेजिनरी फील्ड लाइन के कॉन्सेप्ट को वो एक रियल दोबारा से पटरी पे ले आया, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड स्ट्रेंथ ये रियल चीज़ थी। और उसने कहा कि ये इमेजनरी वाली ही, लेकिन इसकी डेंसिटी को अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड एज्यूम कर लूँ तो मेरी ये जो फील्ड लाइन वाला कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत ज़रूरी है समझने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को, वो हमें समझ में आने लग जाएगा। तो उसने फ्लक्स डेंसिटी को क्या बोल दिया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड स्ट्रेंथ। अगर कोई सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर E इज यूनिफॉर्म, अगर किसी सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, इफ E इज वेरिएबल, तो उसने का फ्लक्स निकालने का तरीका होगा सरफेस इंटीग्रल E डॉट डी एस। छोटा सा इसमें एक पार्ट एज्यूम करेंगे ds, ये E, और पूरे सरफेस के लिए इसको क्या कर देंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। अगर आपसे कोई पूछेगा फ्लक्स की यूनिट, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स की SI यूनिट क्या है?
देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और इसकी डायमेंशंस क्या होंगी, डायमेंशंस क्या होंगी भाई, न्यूटन, न्यूटन फोर्स है, उसकी डायमेंशन क्या है, mL/t-2, मीटर स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर, कूलम AT, mL³ T-3 A-1, ये डायमेंशंस होगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायमेंशंस। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया जिससे कि हम इमेजिनरी फील्ड लाइंस को एक प्रैक्टिकल और एक रियल कॉन्सेप्ट की तरह सामने रख सकें किसी के, और उसको डायरेक्ट रिलेट कर दिया फील्ड इंटेंसिटी से। सही बात भी है, जितनी ज़्यादा फील्ड इंटेंसिटी होगी वहाँ उतनी ज़्यादा फील्ड लाइंस होने की संभावना है। थ्योरेटिकली सोचने पर भी ऐसा ही लगता है। तो ये बिल्कुल इसलिए पता ही नहीं पड़ा किसी को कि कौन सा कॉन्सेप्ट रियल है कौन सा वर्चुअल है। इस तरह से चीज़ों को रखा कि जो इमेजनरी चीज़ें थी वो भी रियल की तरह दिखने लगी, इसलिए सब कुछ प्रैक्टिकल फील होने लगा। गॉस लॉ के इसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर लॉ आता है वो गॉस लॉ आता है। लेकिन हम उससे पहले एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। A circular disc of radius 7 meter is placed in a uniform electric field A circular disc of radius 7 meter is placed in a uniform electric field in such a way that the axis of disc makes, एक्सिस की जगह प्लेन बोल देता हूँ, प्लेन ऑफ डिस्क मेक्स एंगल 30 डिग्री with the field. Find the flux passing through disk. सबसे पहले एक हम डायग्राम मान लो, ये एक डिस्क है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसके प्लेन के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही, जबकि हमने वहाँ पर थीटा किसके साथ एंगल लिया है। देखो फिर दोबारा से अगर मैं थीटा दिखा दूँ,
एरिया वेक्टर यानी एक्सिस, थीटा एंगल बिटवीन ई एंड एरिया वेक्टर, और एरिया वेक्टर इज नॉर्मल टू सरफेस। जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर जो वेक्टर है, तो एक्सिस जो होती है डिस्क की वो परपेंडिकुलर होती है, तो एरिया वेक्टर हमारे इधर है। तो प्लेन के साथ 30 डिग्री है, तो एरिया के साथ वो एंगल 60 होगा। यही इसमें खासियत है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो फ्लक्स क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन इसका सीधा बहुत इजी है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इन सच ए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैं लिखना यहाँ भूल गया हूँ, 10⁻³ न्यूटन पर कूलाम लिख दिया मैंने, इसकी वैल्यू भी लिख दी, 10⁻³ न्यूटन पर कूलाम। तो ई ए कॉस थीटा, आप सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, ई की वैल्यू 10⁻³, ए की वैल्यू है निकालनी पड़ेगी πr² cos 60, और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा देख लीजिए, 10⁻³ इंटू पाई की वैल्यू 22/7, r² 7 × 7, cos 60 की वैल्यू 1/2, तो 2 से 11 बार 7, तो ये हो जाएगा 7.7 इंटू 10⁻⁴, 7 × 7 × 10⁻⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ये फ्लक्स की वैल्यू। अब हम इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स पर बेस्ड एक चीज है जिसका नाम है गॉस लॉ, उसकी बात करते हैं। तो हेडिंग डालते हैं हम गॉस लॉ। आज सिर्फ लॉ को ही स्टडी करेंगे। गॉस ने एक्सपेरिमेंटली और मैथमेटिकली दोनों तरीके से एक बात प्रूव की। उसने कहा कि अगर स्पेस में कहीं पे डिवाइस कहीं उसने कहा कि अगर कहीं पे स्पेस में अगर हम एक क्लोज्ड सरफेस ले लेते हैं, तो क्लोज सरफेस अगर हम ले लेते हैं और हमें इस पे लगता है कि इसमें से कुछ फ्लक्स निकल के जा रहा है, तो जो फ्लक्स है वो तभी होगा इसके किसी भी क्लोज सरफेस में। जो फ्लक्स अगर हमें लगता है, हमने स्पेस में ऐसी अंदाज से कहीं पे भी बना लिया क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस का मतलब कोई पेपर का पेज नहीं, बंद, जैसे कोई डिब्बा, कोई बॉल, ये क्लोज सरफेस चारों तरफ से बंद। तो हमने स्पेस पे कहीं पे रखा तो हमने देखा कि अगर इसमें से नेट फ्लक्स जीरो नहीं आ रहा है, कुछ ना कुछ आ रहा है, तो कह रहा है ये तभी हो सकता है जब चार्ज उसके अंदर बंद हो। कोई ना कोई चार्ज उसके अंदर बंद जरूर होगा, तभी किसी क्लोज सरफेस से फ्लक्स अटैच हो सकता है। और अगर कोई चार्ज नहीं है तो फ्लक्स हमेशा क्या होगा, जीरो। ये कहा था उसने, और उसे मेजर भी कर दिया कि वो फ्लक्स कितना होगा, यही उसने लिखा है। तो मैं इसको लिख देता हूं स्टेटमेंट, इफ देयर इज ए फ्लक्स attached to a closed surface, there must be a charge enclosed within the surface.
पहली बात उसने ये कही, अगर किसी क्लोज सरफेस से कोई फ्लक्स अटैच्ड है, उसमें कोई फ्लक्स है, तो उसके अंदर चार्ज जरूर होगा, बाहर हो ना हो, अंदर चार्ज जरूर होगा। और दूसरी बात उसने कही, द फ्लक्स पासिंग थ्रू या अटैच्ड टू पासिंग थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस दैट इज, किसी क्लोज सरफेस से अगर हमें फ्लक्स निकालना है किसी सरफेस से, दैट इज, अब इसका मैथमेटिकल फॉर्म भी पढ़ लीजिए क्योंकि मैथ में भी पढ़ाई जाती है, क्योंकि ये गॉस लॉ अकेला इलेक्ट्रिसिटी के लिए ही नहीं था, ऐसे बहुत सारे फील्ड में ये काम करता था। तो उसने क्या कहा, इसको और बिल्कुल जनरलाइज कर दिया, सरफेस इंटीग्रल, जो हमने ई डॉट डी एस बोला था वो सरफेस इंटीग्रल था, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज्ड सरफेस। दोनों ही बातें, या तो हम ये लिख दें चाहे ये लिख दें, द फ्लक्स, अब चूंकि ऊपर वाली लाइन ज्यादा जल्दी समझ में आ रही थी, इज ऑलवेज इक्वल टू वन अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स of charge enclosed within the surface। तो ये क्लोज सरफेस बिल्कुल 3 डायमेंशनल सरफेस है, अगर इस पर कोई फ्लक्स है तो वो तभी संभव है जब चार्ज इसके अंदर बंद होगा, ठीक है, और वो फ्लक्स जो है Q अपॉन एप्सिलॉन 0 के बराबर होगा। तो इसने इसको ऐसे लिखा, मैथमेटिकली इट इज रिटन एज E डॉट डी एस, फ्लक्स इसके बराबर है, एनक्लोज सरफेस के लिए ये, इसका मतलब होता है एनक्लोज सरफेस, बंद सरफेस है तो ये, खुले सरफेस में ये नहीं लगा सकते, उसमें पहले मैंने नहीं लगाया था उसमें क्योंकि वो ओपन सरफेस था, क्लोज सरफेस के लिए। और ये हमेशा किसके बराबर है, क्यू एनक्लोज्ड, अंदर जो चार्ज भरा हुआ है, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस और क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन। फ्री स्पेस के लिए एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0, देयरफॉर फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। वैक्यूम के लिए ज्यादातर हमें ये यूज करना है, और मीडियम होता तो हम एप्सिलॉन 0 की, मीडियम के लिए फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस एंड इट इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। ये गॉस लॉ, बहुत से लोग गॉस थ्योरम बोलते हैं, ये आपको आना बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा ना, मैं इस चैप्टर को, इस टॉपिक को छोटे छोटे पार्ट में स्प्लिट कर रहा हूँ, एक बड़ा नहीं बनाऊंगा लेक्चर, क्योंकि ये एक बार में समझ में नहीं आता है, जितना बताया उतना समझने की कोशिश करो। अगले लेक्चर में मैं इसके आगे समझाऊंगा, गॉस लॉ का अभी मैंने ये बताया स्टेटमेंट, अगले लेक्चर में मैं गॉस लॉ को समझाने की कोशिश करूंगा, डिफरेंट एग्जाम्पल्स लेकर के मैं इसको एक्सप्लेन करने की, समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जब तक इसको प्रैक्टिकली फील नहीं करोगे तब तक मज़ा नहीं आएगा इस टॉपिक को समझने में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर 12th एज वेल एज फॉर कॉम्पिटिशन्स। और अगर आपको फिजिक्स समझ में आ रही है तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं,
जिससे कि आपको कोई भी नया लेक्चर तुरंत आपके पास पहुंच जाए और आप मेहनत करते रहें इसी तरह से। कि जो लोग YouTube चैनल देख रहे हैं डेफिनेटली वो पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं, और ऐसे मेहनती बच्चों के लिए ही मैं ये चैनल शुरू किया है और ये लेक्चर्स डाल रहा हूँ, जिससे कि हर बच्चा फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को सरल तरीके से और बिल्कुल सटीक सही क्या है वो जान सके। जिन चीज़ों को सीखने में हमें बहुत समय लगा और सही बात पता करने में समय लगा कि उस समय इस तरह का नहीं था, व्यवस्था नहीं होती थी, टीचर्स नहीं होते थे, बहुत कम होते थे, ट्यूशन लोग पढ़ते नहीं थे, बुक्स मार्केट में कम थी। तो अब वही चीज़ों को, वही कॉन्सेप्ट्स को, कुछ फेक बुक्स भी हैं जो जिनमें कॉन्सेप्ट्स गलत तरीके से भी लिखे होते हैं, तो स्टैंडर्ड बुक्स के अकॉर्डिंग और जो NCERT के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको कि हमारे यहाँ माना जाता है, उसके अकॉर्डिंग हमें इन चीज़ों को समझना है, उसी के हिसाब से मैं चल रहा हूँ। तो थैंक यू वेरी मच। इसके बाद नेक्स्ट उसमें हम इसको और समझाने की कोशिश करते हैं।